हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान गंगा पे। आज हम अपनी इस क्लास में कक्षा 10 की गणित की परीक्षा में आए हुए पेपर का एनालिसिस करेंगे। ये जो गणित का पेपर है जिसका एग्ज़ाम 26 मार्च 2025 को हुआ था, उस पेपर का एनालिसिस आज हम अपनी इस क्लास में करेंगे। ये जो वीडियो है ये मुख्यतः 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपको हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें ये जो देखिए 3 घंटे और 15 मिनट का पेपर था और पूर्णांक इसमें 80 का है। ठीक है, हम प्रश्नों की चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो था ये कि निम्न बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से ये 18 तक जितने भी के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सबसे पहला जो है हमारा क्वेश्चन है कि 400 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है। 400 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है, ये देखना है हमें। ठीक है, तो इसका क्या होगा, तो देखिए पहला सवाल है हमारा कि जो 400 हैं 400 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम 400 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो 400 का जो है अभाज्य गुणनखंड, 1 मिनट, चार सौ हैं। 400 का जो अभाज्य गुणनखंड है वह अगर हम करें तो देखिए 400 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो कैसे करेंगे ये, तो यहाँ पर 200 आएगा और फिर यहाँ पर 100 आएगा और यहाँ पर 50 आएगा, यहाँ पर 25 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। अगर हम इसको इस रूप में लिखें, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 जो है इस बार 4 बार आया है और इंटू 5। तो इसमें अगर हम देखें तो जो है 2 की घात कितनी है, 2 की घात हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर 4, और 5 की घात कितनी है, 5 की घात हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है 2 बार, सॉरी, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर 1। 5 की घात यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी 2। तो घातों का योगफल कितना होगा, तो घात ही कितनी है 4 और एक इसकी कितनी है 2, तो घातों का योगफल कितना हो जाएगा 6। तो इस प्रकार इस प्रश्न में जो है ऑप्शन 6 जो है वह राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्यक 3 है तो आपको k का मान ज्ञात करना है। इसमें एक शून्यक जो है वह पहले से दे रखा है, मतलब कह सकते हैं कि x का मान पहले से दे रखा है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, देखिए सवाल जो है हमारा दूसरा सवाल जो है, पहले का ये दूसरा है, दूसरा सवाल है 2x² प्लस x प्लस k। इसमें हमारा एक शून्य पहले से दे रखा है, मतलब x का मान पहले से दे रखा है, तो x की जगह हम 3 रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 रख देते हैं, यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ k आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 2 इंटू 3 तरी यहाँ पर 9 हो जाएंगे, प्लस 3 प्लस k, और 9 दूनी यहाँ पर 18 प्लस 3 प्लस k, और फिर 18 और 3 आ जाएंगे 21 प्लस k। ठीक है, 21 प्लस k, और फिर हम कह सकते हैं कि ये जो हैं 21 इधर आ जाएंगे तो माइनस के 21 हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार अपना जो ये दूसरे का -21 वाला ऑप्शन जो है वह इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x व दहाई का अंक y है तो वह संख्या है, तो वह संख्या कौन सी होगी, तो वह संख्या होगी, इसमें इकाई का अंक हमें क्या मानना है x, ठीक,
और दहाई का अंक हमें क्या मानना है, y। इकाई का अंक तो हमें मानना है x और दहाई का अंक हमें मानना है y। तो इकाई का अंक तो इसमें ये देखो x है, ये, और दहाई का अंक इसमें y हमें देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF हो एवं AB बराबर 10 सेंटीमीटर हो, DE बराबर 8 सेंटीमीटर हो, तो हमें BC अनुपात CF ज्ञात करना है। यानी BC का अनुपात ज्ञात करना है CF, BC अनुपात EF ज्ञात करना, सॉरी BC अनुपात EF ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए आपको सबसे पहले त्रिभुज बना लेना है। जैसे कि मान लो ये हैं त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC है। और ये चौथा क्वेश्चन है आपका त्रिभुज ABC, और एक है आपका त्रिभुज DEF। और सवाल में कहा गया है कि त्रिभुज ABC और DEF जो है वह दोनों समरूप हैं। जब दोनों समरूप होते हैं तो उनकी जो भुजाएं होती है वह भी समरूप ही होती हैं, ठीक है। इसमें देखिए AB जो है, AB कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, ठीक। और DE जो है, DE दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ये DE आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और आपको बताना है BC अनुपात EF, ये वाला अनुपात बताना है। तो ऐसे सवालों में क्या होता है, समरूप वाले सवालों में, कि एक भुजा का दूसरी, एक त्रिभुज की भुजा है और दूसरे त्रिभुज की भुजा है, अगर ये समरूप है तो इनका जो अनुपात है वह, तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वह एक ही रहता है, इस प्रकार इसमें कह सकते हैं। तो इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा वह का वह अनुपात बची हुई इन दोनों भुजाओं का भी होगा। कैसे निकालेंगे इसको, देखिए ये जो दे रखा है ना AB अनुपात DE हम करते हैं। इसका अनुपात जब हम निकालते हैं तो इसका अनुपात आता है 10/8, और ये आ जाएगा 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। तो ये आ रहा है 5/4, मतलब आ रहा है 5:4, है ना। तो ये जो इस अनुपात हैं यानी 5:4, तो 5:4 सभी का बची हुई इन दोनों भुजाओं का होगा। तो हमें BC और EF का ज्ञात करना है, तो BC का अनुपात 5 होगा, EF का अनुपात 4 होगा। तो इस प्रकार हमारे आंसर निकल के आते हैं 5:4, यानी इसमें जो है ऑप्शन द वाला जो है ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल बिंदु O00 से बिंदु P -3, 4 की दूरी हमें निकालनी है। इसकी दूरी हम कैसे निकालेंगे, इसकी दूरी निकालने के लिए सूत्र बताया गया है, और सूत्र है, जब आपको मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी निकालनी हो तब सूत्र ये लगाया जाता है। देखिए पांचवा सवाल है, सूत्र लगाया जाता है तब जब हमें मूल बिंदु से किसी भी बिंदु तक के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी होती है, तो सूत्र लगाया जाता है ये वाला, x² + y²। इस सवाल में हमें x² और y² जो हैं P बिंदुओं को मानना होता है, ठीक है। तो x² हमारे इसमें एक तो हो जाएंगे -3, और y² आपके हो जाएंगे, ये देखिए y² 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके 4 आ जाएंगे। तो ये हो जाएंगे 3 का स्क्वायर तो 9 आ जाएगा, और 4 चौक 16 आ जाएगा। इस प्रकार इसके आंसर आ जाएंगे √25, और इसको हम लिख सकते हैं 5। तो अपने आंसर आ जाएंगे 5। ये वाला आंसर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री, इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री। तो कोसेक 45 का मान आता है √2, तो आपको इसमें √2 का स्क्वायर कर देना है, और कोट 45 का मान आता है 1, तो आपको यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देना है। सॉरी, यहाँ पर माइनस है,
तो अंडर रूट 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा और इसका 1 आएगा और इसका आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ब, ऑप्शन ब इसमें सही हो जाएगा। अगला है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? ठीक है, यानी कि 7वां सवाल जो है इसमें बताया हुआ है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभा की परछाई, मान लो ये कोई खंभा है, ये कोई खंभा है, ठीक है, इस खंभे की जो परछाई है वह खंभे की ऊंचाई के बराबर है। यानी कि इस खंभे की जो परछाई है ये और ये खंभा की ऊंचाई ये दोनों क्या है? इक्वल है, बराबर है। तो हमें जो सूर्य है, मान लो सूर्य है आपका यहाँ, तो सूर्य का उन्नयन कोण जो होगा वो होगा यहाँ। तो हमें ये ज्ञात करना है। ये कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको सूत्र तो एक याद ही होगा, ये वाला दाल बटा कक्का, है ना। अब इस सूत्र में अगर हम देखें तो जो है ये आपका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब लंब और आधार हमें इसमें देखने को मिल रहे हैं और ये डिनोट करता है किसको? टेन थीटा को। ठीक है, तो टेन थीटा आ जाएगा अपना बराबर लंब बटा आधार, क्योंकि हमें ये और ये दोनों हमें बराबर सवाल में बताए गए हैं, तो हमें इन दोनों से ही इस सवाल को करना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, मान लो ये 2 हैं तो ये भी 2 होगा। ठीक है, अगर इसको 2 और इसको 2 रखते हैं हम सवाल में, तो देखिए लंब अगर 2 है और आधार अगर अपना 2 है, ठीक है, तो इसके आंसर आ जाएंगे 1। तो टेन थीटा वाली ये जो सारणी होती है ना, उस सारणी में हम टेन थीटा में 1 का मान अगर देखें, 10 में अगर हम 1 का मान देखते हैं तो वह कितने डिग्री का आता है? तो वह आता है आपके 45 डिग्री का, है ना। यानी 45 डिग्री का जो मान है वह आपके 1 आता है 10 वाली सारणी में, है ना। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न का जो आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, P की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? देखिए सवाल है 8वां, आगे कर लेते हैं। 8वां सवाल, 8वां सवाल है, एक बिंदु P, मान लो ये आपका वृत्त है और इस वृत्त के बाहर एक बिंदु है आपका यहाँ पर P। ठीक है, P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, मान लो P है और यहाँ से यहाँ इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची हुई है और इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। ठीक, तथा P की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। मान लो ये आपका केंद्र है, इस केंद्र से P की दूरी कितनी आ रही है? 25 सेंटीमीटर आ रही है। तो इसमें बताया गया है कि आपको त्रिज्या ज्ञात करनी, मतलब कह सकते हैं कि आपको ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा जहाँ पर मिलती है वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इस सवाल को हम पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर बिंदु दे देते हैं, यहाँ पर ओ लिख लेते हैं, यहाँ पर क्यू लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, जो देखिए ये जो समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है, कर्ण होती है, तो हमें ये क्या है, इसको हम क्या मान सकते हैं? इसको हम मान सकते हैं कि ये लंब है। ठीक है, और अगर आपको लंब ज्ञात करना है तो उसका सूत्र होता है लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो इसमें हम देखें तो हमारा कर्ण कितना है? कर्ण है 25, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 25 का स्क्वायर, और आधार कितना है? आधार है 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 का स्क्वायर। 25 का जब स्क्वायर करते हैं तो आता है 625, और 24 का जब स्क्वायर करते हैं तो आता है 576। कितना आता है? 576। तो जब 625 में से 576 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 49। ये कितने आ रहा है? लंब स्क्वायर आ रहा है। अब इधर स्क्वायर इधर आ जाएगा तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट।
और अंडर रूट लग जाने के कारण इसके आंसर निकल के आ जाएंगे आपके 7। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ये जो आपका त्रिज्या है ये कितनी निकल के आ जाएगी 7। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन अ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लो ये कोई वृत्त है, मान लीजिए कि ये कोई वृत्त है, इस वृत्त की मान लो त्रिज्या बता रखी है 7 सेंटीमीटर। तो मान लो ये वृत्त की त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर। इस वृत्त के आपको एक चतुर्थांश का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लो एक चतुर्थांश आपका ये है, यानी आपको इस चतुर्थांश का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आपको चतुर्थांश ज्ञात करना है। चतुर्थांश मतलब वृत्त का चौथा अंश आपको ज्ञात करना है। चौथा अंश ज्ञात करना है तो आपको करना कुछ नहीं है, जो पाई आर स्क्वायर है इसमें आपको 4 का भाग दे देना है, चतुर्थांश ज्ञात हो जाएगा उससे। ठीक है, बस बाकी सवाल में जो दे रखा है वैसे कर लेना है। तो कुछ नहीं, आपको यहाँ पर जो है 22/7 पाई का मान इंटू त्रिज्या है 7 इंटू 7/4। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, जो है ये 7 से 7 कट जाएगा और 4 से 22, यहाँ पर 11 आ जाएंगे, यहाँ पर 2 आ जाएंगे। 11 का 7 से गुणा करेंगे तो 77/2 और इसके आंसर निकल के आ जाएंगे 38.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसके आंसर निकल के आ जाएंगे। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर लगेगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और उसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तो आपको करना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। ये है आपका 10वां सवाल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना है तो उसका सूत्र होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल, ये सूत्र होता है इसका। ठीक है, पाई जो है यहाँ पर हम जानते हैं 22/7 है, त्रिज्या जो है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर दे रखी है और ऊंचाई का मतलब होता है यहाँ पर जो है एल मतलब जो है ये तिर्यक ऊंचाई है। ये कितनी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ लिख लेना है 10। अब 7 से 14 दो बार और फिर 22 दूना 44 और 44 को 10 से गुणा करवाते हैं तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएंगे, यानी इसका ऑप्शन स सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इस वाले सवाल में आपको क्या करना है, जो देखिए इस वाले सवाल में प्रायिकता वाले में क्या होता है कि नीचे जो है कुल परिणामों की संख्या आती है और ऊपर घटित घटना की संख्या आती है। तो नीचे कुल यानी नीचे बड़ी संख्या होनी चाहिए और ऊपर छोटी संख्या होनी चाहिए, एक हिसाब से देखें हम तो, है ना। तो इसका जब हम निकालते हैं तो इसका आता है 10 और इसका आता है 10, यानी ये आ रहा है 5/10। इनमें नीचे वाली संख्या बड़ी है, ऊपर वाली संख्या छोटी है। इसमें ऊपर वाली संख्या छोटी, नीचे वाली संख्या बड़ी है। इसमें भी नीचे वाली संख्या बड़ी, ऊपर वाली संख्या छोटी है, यानी इसमें नीचे वाली संख्या बड़ी, इसमें नीचे वाली संख्या बड़ी और इसमें भी नीचे वाली संख्या बड़ी। तो इसमें ये ऊपर वाली संख्या इसमें बड़ी, इसमें नीचे वाली संख्या छोटी, तो ये अलग लग रहा है आपको, तो इसमें ये ब वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए HCF इज इक्वल टू LCM तो संख्याएं हमेशा होनी चाहिए। तो ध्यान रखना है कि जब दो परिमेय संख्याएं अगर कोई दी हुई हो तो उनमें HCM और LCM जब बराबर कब होंगे, जब दोनों संख्याएं समान होगी। अगर दोनों संख्याएं अलग अलग होगी तो उनके HCF और LCM बराबर नहीं आएंगे। ठीक है,
अगर भाज्य संख्याओं की बात कर लेते हैं हम, मान लीजिए इसको उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जैसे कि भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। भाज्य संख्या जैसे मान लो 2 और 4, इनका जब हम एनसीएम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ तो आपका निकल के आएगा 2 और इनका एलसीएम निकल के आएगा 8। तो ये जो दो संख्याएं हैं ये दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, है ना, और इनका एलसीएम आप देखिए अलग अलग, एचसीएफ और एलसीएम अलग अलग निकल के आ रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर संख्याएं समान हैं तो उनका एचसीएम और एलसीएम एक ही आएगा, यानी बराबर ही आएगा। जब ये दोनों अलग अलग संख्याएं हो जाती है, जब भाज्य हो जाती है, तो क्या होता है, उनमें एचसीएम और एलसीएफ बराबर नहीं आते हैं। अगला ये देखिए, यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 व 6 हैं तो आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है ना। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए। ये जो है आपका 13वां सवाल। तेरहवां सवाल जो है कि यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दे रखा है, क्या दे रखा है 5, और गुणनफल कितना दे रखा है 6, तो शून्यकों का योग तो कितना दे रखा है इसमें 5, ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है 6। तो शून्यकों का योग जब हम ज्ञात करते हैं तो उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है, शून्यकों का योग ज्ञात करने का जो सूत्र है वो होता है -b/a, ठीक है। अब यहाँ पर आपको योग जो है वह देखने को मिल रहा होगा 5, तो 5 हम यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ पर हम -b/a लिख लेते हैं, नीचे हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। वहीं अगर हम शून्यकों के गुणनफल में देखें तो उसका सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल, और इसका सूत्र होता है c/a, ठीक है। और गुणनफल हमें दे रखा है 6, तो यहाँ पर 6 बराबर c/a, और इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो इस सवाल में हम देखें तो a का मान आपको मिल रहा होगा 1, इसमें भी a का मान 1, b का मान जो है आपको 5 मिल रहा होगा, लेकिन ये माइनस है तो b का मान हम कह सकते हैं -5, और c का मान आपको मिल रहा होगा 6, है ना। तो आपको देखना है जिसमें a जो है वह, इस ऑप्शन में a जो है वह 1 होना चाहिए, और b जो है वो -5 होना चाहिए, और c जो है वह 6 होना चाहिए। ये वाला ऑप्शन द है, इस डिटेल्स को फुलफिल कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन द वाला जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, के किस मान के लिए समीकरण युग्म x + y - 4 = 0, 2x + ky - 3 = 0 का कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तब स्थिति देखिए आप किस प्रकार की होती है। तब कोई हल नहीं होता है ना, तब स्थिति ये वाली होती है, ये देखिए, a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, तब स्थिति ये वाली होती है। इसमें हमें देखकर बताना है कि हम के का मान क्या रखेंगे जब कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा तब स्थिति ये होती है। तो देखिए इसमें हमारे जो हैं a1 तो आपको दिख रहा होगा 1, ठीक है, और a2 आपको दिख रहा होगा 2, चलो a2 हमें 2 लिख लिया, और बराबर, हमें यहाँ पर बराबर वाली स्थिति जानी है। b1 आपको दिख रहा होगा 1, b2 आपको दिख रहा होगा k। जब हम इनको बराबर कब होंगे, जब यहाँ पर भी इसके बराबर की संख्या आएगी, है ना। तो ऑप्शन में देखिए आप 0 है, ये अगर हम यहाँ पर 0 लिखेंगे तो ये इसके बराबर नहीं होगा, 6 लिखेंगे तो भी नहीं होगा, 8 लिखेंगे तो भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम 2 लिख लेते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और अगर बराबर हो गए तो ये आपके ये वाले कंडीशन को फुलफिल कर लेंगे। इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ब। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न,
दिए गए चित्र में ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कोण ए बराबर 50 डिग्री दिया हुआ है, ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर और डी ई बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, कोण डी बराबर 50 डिग्री और डी एफ बराबर 6 सेंटीमीटर। और यदि बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो आपको ई एफ का मान ज्ञात करना है। इस वाले सवाल में आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये स्थिति कब होती है, जब ये देखिए आपको 3 स्थितियाँ देखने को मिल रही होगी। ये भुजा, इस भुजा, ये भुजा है और एक 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाली है और एक 50-50 डिग्री है, यानी ये कोण और ये कोण तो बराबर है। ठीक है, और ए बी भुजा और डी ई वाली भुजा जो है ए बी और डी ई, इन भुजाओं का अगर हम अनुपात निकालते हैं तो ये अनुपात आता है ए बी का मान है 2 और इसका मान है 3, तो 2:3 इसका अनुपात आता है। अगर हम ए सी और डी एफ का अनुपात निकालते हैं, ए सी और डी एफ, तो ए सी और डी एफ का अनुपात आता है 4:6। जब हम इसको काटते हैं तो इसका आंसर आता है 2:3। तो ये अनुपात और ये अनुपात समान आ गया, यानी आपको 3 चीज़ें बराबर मिल गई। इसका और इसका अनुपात समान मिल गया, इसका और इसका अनुपात समान मिल गया, और ये एक कोण आपको समान मिल गया। 3 स्थितियाँ जब बराबर हो जाती है तो दोनों सर्वांग सम हो जाते हैं। अब जब दोनों सर्वांग सम हो गए हैं तो इनका जो अनुपात आ रहा है, इनमें सभी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, है ना। तो बी सी अनुपात, बी सी और ए एफ का जो अनुपात है वो अनुपात जिन बाकी दो भुजाओं का जो अनुपात है उनके अनुपात का ही होगा, है ना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपकी बी सी 3 सेंटीमीटर दे रखी, आपको अनुपात लेना है कौन सा, आपको अनुपात लेना है 2:3 का। अगर बी सी आपकी 3 सेंटीमीटर दे रखी, देखिए आपको लिखना है बी सी अपॉन ई एफ। अब बी सी आपको पहले से दे रखा है कितना है 3, अपॉन में आपको ई एफ लिखना है। ई एफ अगर आप 6 लिखेंगे तो इसके आंसर आएंगे 1/2, जो कि इस अनुपात को नहीं बता रहा है। 8 है, इसके भी नहीं आएंगे और 5 के भी नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर 4.5 लिखते हैं तो देखिए पॉइंट यहाँ पर उठ जाएगा, ऊपर 0 लग जाएगा, ये 30/45 आ गए। अब 30 और 45 को काटेंगे तो यहाँ पर आपको 15 तो 30 और 15 3 45, यानी इसका अनुपात आ रहा है 2:3। तो ये मान रखने पर हमारा आ रहा है अनुपात 2:3। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन अ इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a का तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इन ऑप्शनों के मानों को ही हम यहाँ पर लिख लेते हैं और इस सवाल को सोल्व कर लेते हैं। जब हम इस सवाल में a बराबर ऑप्शन ए रखते हैं, 0 डिग्री रखते हैं हम यहाँ पर अगर, ठीक है, जब हम यहाँ पर 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 को 2 से गुणा कराने पर 0 आ जाएगा, तो साइन 0 आ जाएगा। और साइन 0 का मान अगर हम देखते हैं तो कितना आता है, 0 ही आता है। ठीक है, वैसा का वैसा इसमें अगर हम देखें तो साइन ए यहाँ पर अगर हम 0 रखते हैं तो साइन ए का मान क्या, साइन 0 का मान क्या आता है, 0 आता है। और 0 को जब 2 से गुणा करवाते हैं तो क्या आता है, 0 आता है ना। तो इस प्रकार ये 0 रखने पर तो बराबर आ रहा है। ठीक है, अगर हम 30 रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, साइन 2 और ए की जगह अगर हम 30 रखते हैं, ठीक है, और ये 2 साइन और ए की जगह अगर हम 30 रखते हैं तो साइन 30 का मान होता है 1/2। सॉरी, 30 को जब 60 से गुणा करवाते हैं, 30 को जब 2 से गुणा करवाते हैं तो आता है 60 आता है। ठीक है, और साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होगा √3/2। ठीक है, तो इसके आ जाएंगे √3/2 और इसके साइन 30 का मान होता है 1/2 और ये 2 हैं तो ये से ये कट जाएगा तो 1 बचेगा। ये अलग, इसका मान अलग आ रहा है, इसका मान अलग आ रहा है, इसमें भी ऐसा ही होगा और 90 वाला में ऐसे ही होगा। ये जो है इसमें अ वाला जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोस ए इज इक्वल टू 12/13, तो साइन ए का मान आपको ज्ञात करना है। ये वाला सवाल देखिए आप, सवाल जो है सवाल यदि कोस ए इज इक्वल टू 12/13, देखिए मान लीजिए ये आपका कोई त्रिभुज है और लाल बटा कक्का वाला सूत्र में अगर हम देखें तो कोस किस में आता है, अगर कोस वाला में देखें तो यहाँ साइन या कोस। अब ये कोस आ रहा है तो कोस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, तो कर्ण जो है ये हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है
ऊपर वाला 12 जो है वो तो क्या हो जाएगा आधार, और नीचे वाला कर्ण ये क्या है 13। तो आपको ज्ञात करना है साइन ए का मान, और साइन ए जब ज्ञात करते हैं तब लगाते हैं हम लंब अपॉन कर्ण, और हमें इस सवाल में लंब तो पता ही नहीं, ये वाला तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा। और कौन सी विधि से, पाइथागोरस विधि से जो है आपको ये ज्ञात करना है। सूत्र लगाना है आपको लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। और लंब जो है हमें याद करना है, कर्ण हमारा दे रखा है 13 का स्क्वायर करना है, और आधार में सॉरी यहाँ माइनस है, आधार में आपको 12 का स्क्वायर करना है, ठीक है। 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 169, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो आंसर आएंगे 25। लंब जब हम यहाँ पर स्क्वायर लग रहा था जो इधर आकर अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, और इसके आंसर आ जाएंगे 5। तो लंब जो है हमारा कितना निकल के आ जाएगा, लंब निकल के आ जाएगा आपका 5। हमें ज्ञात करना है साइन ए का मान, है ना। सवाल देखिए, हमें ज्ञात करना है साइन ए का मान, ठीक है। साइन ए का मान ज्ञात करना है तो साइन ए मतलब लंब अपॉन कर्ण, लंब आपको पहले से दे रखा है, साइन ए का मान ज्ञात करना है, साइन ए मतलब लंब अपॉन कर्ण, लंब आपको आपने ज्ञात किया 5 और कर्ण पहले से दे रखा है 13, तो इस प्रकार साइन ए का मान क्या हो गया 5/13। ऑप्शन 5/13 ऑप्शन स में है, तो ये इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये वाला जो प्रश्न है ये अभी हम छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे इसको, ठीक है। अब हम दूसरे सवाल की तरफ चढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर आपको पहला सवाल दे रखा होगा, यदि 18 A 10 समांतर श्रेणी में है तो आपको यहाँ पर A का मान ज्ञात करना है। अब आप इस सवाल में A का मान कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। तो ये 10, इसको मान आपको ज्ञात करना है, दूसरा का पहला हम यहाँ पर कर रहे हैं, और ये वाला जो मान आपको ज्ञात करना है, ये वाला मान आपको an वाले सूत्र को लगा के ज्ञात करना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ अभी। देखिए, ये दूसरे का पहला है, सूत्र आपको लगाना है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या होता है, an होता है अंतिम पद। सवाल में अंतिम पद हमारा कौन सा है 10, तो हम यहाँ लिख लेंगे 10। a जो कि पहला पद होता है कौन सा है 18, तो अब हम यहाँ पर 18 लिख लेंगे। n हमें n जो है वह मान लीजिए हमें n, अच्छा n जो है ना, ये 10 वाला जो पद है अपना, हम 10 वाला पद ले रहे हैं, तो 10 वाला पद हमारे सवाल में जो है वो कितने नंबर पे है 3 नंबर पे है ना। तो हम यहाँ पर n जो हमारा आ जाएगा 3 आ जाएगा -1, और d हमारा कैसे निकलेगा, d जो है d क्या होता है कि इस वाले में से हम ये माइनस कर लेते हैं तो d निकल जाता है, यानी a2 - a1 कर देते हैं, या फिर a3 - a2 कर लेते हैं तो हमारा d निकल जाता है। तो हम इस वाले में a3 - a2 कर लेते हैं, यानी हम यहाँ पर कर लेते हैं 10 - a, और 10 - a जैसे हम करेंगे तो हमारा d निकल जाएगा, ठीक है। देखिए ये 10 और ये 18, 3 - 1 तो कितने बचेंगे 2 को आपको गुणा कराना है 10 - a से, 10 इज इक्वल टू 18 प्लस 10 को 2 से 20 माइनस यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा 2a, ठीक है। और फिर जो है इधर अगर हम इनको जोड़ दें तो 18 और 20 आपके आ जाएंगे 28, सॉरी 18 और 20 आ जाएंगे 38 माइनस 2a, तो 10 और इधर आ जाएंगे 38, तो माइनस के हो जाएंगे बराबर -2a। 38 में से 10 जाते हैं तो माइनस के 28 आंसर आते हैं, और यहाँ पर -2a, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो 28, ये 2 इधर गुणा में हैं, इधर भाग में आ जाएंगे, और यहाँ पर आपका a का मान आ जाएगा कितना 14। तो a का मान जो है वो आपके निकल के क्या आ जाएगा, a का मान आपके निकल के आ जाएगा 14, और यही हमें ज्ञात करना था, ठीक। दूसरा सवाल है बिंदु P7, -3 और बिंदु Q3, 9 के मध्य बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। और जब आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने होते हैं तब आपको कौन सा सूत्र लगाना होता है,
तब आपको सूत्र लगाना होता है ये वाला, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और एक सूत्र लगाना होता है आपको y1 प्लस y2 अपॉन 2। सवाल में जो है हमारा x1 ये हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, सवाल में जो है x1 जो है, x1 तो है 7, ठीक है, x2 है 3 अपॉन 2 हो जाएगा, 7 और 3 10, और 10 में जब x1 आपको क्या दिख रहा है 7, x2 आपको क्या दिख रहा है 3, तो 7 और 3 जब हम जोड़ते हैं तो कितने आ जाते हैं 10, और 10 में जब हम 2 का भाग देते हैं तो अपने आंसर आ जाते हैं 5। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं y1 और y2 वाले में, तो y1 अपना कितना आ जाएगा, y1 आ जाएगा -3, प्लस y2 कितना आ जाएगा, y2 आ जाएगा 9 अपॉन 2, तो 9 में से 3 जाते हैं तो बचते हैं 6, 6 में 2 का भाग देखिए तो आंसर कितने आएंगे 3। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने आ जाएंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे 5,3। ठीक है, अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न जो है, तीसरे प्रश्न में दे रखा है साइन 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री प्लस गुणा सेक 30 डिग्री। अब आप यहाँ देखिए साइन 60 का मान कितना आ रहा है, साइन 60 का मान आता है √3/2, कोसेक 60 का आता है 2/√3, प्लस कोस 30 का मान आता है √3/2 इंटू सेक 30 का मान आता है 2/√3। तो क्या होगा इसमें, ये √3 से √3, ये 2 से 2 कट, इधर √3 से √3 और इधर 2 से 2 कट हो जाएंगे, तो इसका तो आंसर आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा 1 और 1 और 1 जब जोड़ेंगे तो आ जाएंगे अपने 2 आंसर। ठीक, अगला प्रश्न, एक ठोस अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और जब ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है तब उसका सूत्र लगाया जाता है 3πr²। ये वाला सूत्र हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखिए 3 इंटू पाई कितना आएगा, पाई हमारे 22/7 है ना। अब त्रिज्या क्या है आपकी, व्यास अगर 14 दे रखा है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर यानी 7। अब 7 से 7 कट, 22 तिया कितने होते हैं, 22 तिया 66, और 66 को जब हम 7 से गुणा करवाते हैं तो अपने आंसर निकल के आते हैं 462। तो इसका आंसर आ जाएगा 462। अगला है, ये बंटन दे रखा है, इसमें हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए इस बंटन में सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आ रही, वही इसका बहुलक होगा। आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा 4, जो कि सबसे ज़्यादा बार, मतलब कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो इस प्रकार इसका बहुलक कितना हो जाएगा आपके 4। अगला प्रश्न है, किसी वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर जो वर्ग अंतराल है कि किसी वर्ग अंतराल के लिए वर्ग अंतराल 17 है, यदि ऊपरी वर्ग सीमा 24 तो निचली वर्ग सीमा क्या होगी। मान लो कोई भी वर्ग सीमा दे रखी होती है, मान लो जैसे 0 से 10 दे रखा होता है, ठीक है, तो इसमें ये 0 जो है वो ऊपरी वर्ग सीमा है और 10 जो है निम्न वर्ग सीमा है, ठीक है, और ये जो है इनके बीच का जो गैप होता है वह अंतराल होता है, और इसमें दे रखी है सबसे पहले ऊपरी वर्ग सीमा, तो मान लेते हैं ऊपरी वर्ग सीमा की, और हमें ज्ञात करनी है निचली वर्ग सीमा, मतलब आपको ज्ञात करनी है ये वाला। अब ये वाला कैसे ज्ञात करेंगे, जब हमें इनको दोनों का बीच का अंतराल पता होगा। अंतराल हमें दे रखा है 17 है, तो 24 में हमें 17 जोड़ देने हैं, और जब 24 में हम 17 जोड़ते हैं तो हमारे आंसर आते हैं कितने, तब हमारे आंसर आते हैं 41। तो यहाँ पर अपने 41 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 41, तो यहाँ पर इसके आंसर कितने हो जाएंगे 41। ऐसे करना है आपको इसको, ठीक है ना, यहाँ पर आपके कितने आ जाएंगे 41 आ जाएंगे। अगला प्रश्न है तीसरे का पहला, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर, तो उस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है,
तो इसमें केंद्र पर अंतरित कोण ज्ञात करना है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको ओनली इसमें सूत्र लगाना है। और सूत्र कौन सा लगाना है? चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र लगाना है। चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र लगाना है। और चाप की लंबाई ज्ञात जब हम करेंगे तो यह क्या होगी? जैसे चाप की लंबाई है, तो चाप की लंबाई आपको यहाँ पर लिख लेनी है। चाप की लंबाई इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। एक मिनट रुकिए। हाँ, यहाँ पर आपको दे रखा होगा चाप की लंबाई। चाप की लंबाई आपको इस सवाल में देखिए पहले से दे रखी है, कितनी है? 22 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है 22 सेंटीमीटर। फिर आपको यहाँ पर ज्ञात करना है उस चाप द्वारा अंतरित कोण। कोण जो है वो पहले से हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम थीटा का थीटा लिख लेंगे। यहाँ पर 360 आ जाएगा और यहाँ पर 2 इंटू पाई का मान हमें देखने को मिलता है 22/7। और त्रिज्या यहाँ पर पहले से दे रखी है, कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर 14 लिख लेंगे इंटू में। 7 को 14 से कट जाएगा 2 बार, ठीक है। अब 2 को हम 360 से इधर, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 180। और 180 को जब इसे काटते हैं तो 90, और 90 को जब हम इसे काटते हैं इधर आ जाएगा 11, इधर आ जाएगा 45। तो मतलब टोटल आंसर ये कुल मिला के इतने आते हैं, थीटा 45 इंटू 11। और ये 11 जब इसकी गुणे में है तो इधर आके क्या भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो 11 इसके भाग में चला गया और ये इधर ऐसा हो गया। अब देखिए 22 में 11 का भाग देंगे, ये 2 बार कट जाएगा इससे, ठीक है। तो 2 इज इक्वल टू थीटा अपॉन 45। और जब हम इसमें थीटा का मान निकालेंगे तो वो 45 को 2 से गुणा करवाने पर आएगा कितना? 90 डिग्री। तो हमारा थीटा कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। दूसरा सवाल कह रहा है यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसके एक फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, जो दे रखा होता है वही सूत्र हमें लगाना होता है, गणित में रूल्स होता है ना। तो हमें क्या करना है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो ज्ञात नहीं करना है, दे रखा है, सॉरी। तो पहले ये सूत्र लगा दो ना, है ना। तो हम लगा देते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वो होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है? 864 वर्ग सेंटीमीटर। तो 864, ठीक है। 6 और भुजा नहीं दे रखी है तो हम ये ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे। 864, ये 6 इधर गुणे में है तो इधर भाग में आ जाएंगे और इधर भुजा का स्क्वायर ही रहेगा। जब हम 6 का 864 में भाग देंगे तो आंसर आएंगे 6 कम 6, 6 चौक 24 और 6 चौक 24। अब इधर स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट लग जाएगा और ये भुजा आ जाएगी। और भुजा का मान आपने कितना आ जाएगा? भुजा का मान आपके आ जाएगा 12, ठीक है। तो इस प्रकार भुजा का मान क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है। भुजा का मान अगर 12 हो गया तो हमें सवाल पूछा गया तो इसके फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें एक फलक जो होता है घन का, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और घन का एक फलक किसके समान होता है? वर्ग के समान होता है। मतलब हमें इस सवाल में क्या ज्ञात करना है? इस सवाल में आपको ज्ञात करना है वर्ग का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा क्यूब, भुजा स्क्वायर। तो आपको 12 इंटू 12 और आंसर कितने आ जाएंगे? 144 आंसर आ जाएंगे। 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएंगे। इस प्रकार आपको इसको करना है, ठीक है। ऐसे करना है। अगला सवाल दे रखा है निम्न बारंबारता बंटन का आपको क्या ज्ञात करना है? माध्यक ज्ञात करना है। ये जो बंटन बारंबारता जो बंटन सारणी दे रखी है ना, इस बंटन सारणी में आपको क्या ज्ञात करना है? इस बंटन सारणी का
माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप इस बंटन सारणी का माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, एक्स वाली रो सबसे पहले हम लिख लेंगे। ये आपका तीसरा सवाल है। एक्स वाली रो है 3 5 7 9, 3 5 7 9। एफ वाली रो है 6 7 5 6, 6 7 5 6। माध्यक ज्ञात करते समय आपको क्या करना होता है? सी एफ निकालना होता है। ऐसे वाले में तो आपको सी एफ निकालना है। 6 सी एफ कैसे निकालते हैं? ये 6 हैं तो ये 6 अंदर आ जाएगा। अब 6 में आपको सबसे पहले 7 जोड़ने हैं तो 6 और 7 कितने आ जाएंगे? 13। 13 में आपको 5 जोड़ने हैं तो ये आ जाएंगे 18। 18 में आपको 6 जोड़ने हैं तो ये आ जाएंगे 24। और जब ये सम संख्या आती है तब आपको सूत्र लगाना है ये वाला n/2। ठीक है, n मतलब टोटली एफ का योग है ना। एफ का जो योग होगा वो टोटली n होगा, है ना। टोटली जो आएगा वो अपना n होगा। तो n यहाँ पर आपने टोटली निकल के आ रहा है 24। तो अभी हम यहाँ लिख देंगे 24 और 24 में हम 2 का भाग देते हैं, आंसर निकल के आते हैं 12। अब 12 किस संचयी बारंबारता में आ रहा है? तो 12 आपके आ रहे हैं इस 13 वाली संचयी बारंबारता में, है ना। और इस 13 वाली संचयी बारंबारता में अगर हम देखें तो एक्स वाली रो में हमारा माध्यक कितना निकल के आ जाएगा? माध्यक निकल के आ जाएगा अपना 5। तो इस प्रकार अपना आंसर क्या हो जाएगा? माध्यक इज इक्वल टू 5। अगला प्रश्न है एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। ठीक है, 5 से बड़ा अंक 6 ही है और 6 एक ही बार आता है। मतलब 5 से बड़ा अंक 6 ही है और 6 एक है ना। 6 एक है और टोटली अगर बात करें तो टोटली कितना मान होता है इसका? पासा का 6, है ना। तो इसका अपना आंसर कितना आ जाएगा? 1/6 आ सकता है। ठीक है, अगला है 5वां। एक लंब वृत्तीय शंकु और बेलन समान त्रिज्या और समान ऊंचाई के हैं। यदि शंकु का आयतन 66 घन सेमी है तो आपको बेलन का आयतन ज्ञात करना है। यानी जो चीज़ दे रखी हो वही सूत्र आपको लगाना होता है। इसमें बताया गया है कि त्रिज्या बेलन की और शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई समान है और शंकु का आयतन दे रखा है। और शंकु का आयतन कितना दे रखा है? 66 घन सेंटीमीटर। 66 घन सेंटीमीटर तो शंकु का आयतन दे रखा है, तो वही आपको सूत्र लगाना होता है। ठीक है, तो हम लगाएंगे सूत्र किसका? शंकु के आयतन का। ठीक है, पहले ये 5वां सवाल है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। और शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु का आयतन जो कि सवाल में पहले से दिया हुआ है कितना है? 66 घन सेमी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 66 पाई हम 22/7 लिख लेंगे। आर स्क्वायर एच को हम ऐसा का ऐसा ही लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है? जो देखिए 66 है, 66 को हम यही रहने देते हैं। अब ये जो पार्ट है पूरा इसके गुणे में है तो हम इसको इसके भाग में ला लेते हैं। भाग में लाते हैं तब क्या करवाते हैं? गुणा करवाते हैं और गुणा करके हम उसको पलट कर लिखते हैं। तो इधर तो आ जाएगा आपका 3/1 और इधर आ जाएगा 7/22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच आ जाएगा। 22 को जब 66 से काटेंगे तो 3 बार। ठीक है, 3 3 9 और 9 7 63 इसके आंसर निकल के आएंगे। यानी कि आर स्क्वायर एच जो है इसके आंसर टोटली कितने निकल के आएंगे? 63 निकल के आएंगे। ठीक है, अगला आपको पूछ रखा है बेलन का आयतन ज्ञात करें। आपको बेलन के आयतन का सूत्र लगा देना है। बेलन का आयतन, और बेलन के आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? बेलन के आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई का मान कितना है? पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, आर स्क्वायर एच जो कि मान पहले से हमें मिल रखा है कितना है? 63। तो हम यहाँ पर 63 लिख लेते हैं। जब 7 को 63 से गुणा करवाते हैं, 63 का भाग देते हैं तो 9 बार कटता है। और 22 को जब 9 से गुणा करवाते हैं तो आंसर आते हैं 198 सेंटीमीटर क्यूब। आपके इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है।
इस प्रकार आपके इसके आंसर आएंगे। अगला प्रश्न है, ये जो डेटा दे रखा है इसका हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। और जब ऐसा सिंपल वाले मेथड में माध्य ज्ञात करने के लिए पूछ रखा हो तब कुछ नहीं करना है, आपको जो डेटा दे रखा होता है ना उसको सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में जमा देना है। ठीक है, इस डेटा को सबसे पहले हम जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। सबसे छोटी संख्या इसमें आपको देखने को मिल रही होगी 17, फिर आपको देखने को मिल रही होगी 18, फिर 19, फिर आपको देखने को मिल रही होगी 20, फिर आपको देखने को मिल रही होगी 17, 18, 19, 20, फिर आपको देखने को मिल रही होगी 25, फिर आपको देखने को मिल रही होगी 27 और फिर आपको देखने को मिल रही होगी 29। जमाने के बाद ठीक है, आपको इसमें सबसे बीचों बीच वाली जो संख्या आती है वो देखनी है, और इसमें सबसे बीचों बीच संख्या अपने कितनी आ रही है 20, तो इस प्रकार इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 20, तो इसका माध्य कितना हो जाएगा 20। ये जो सवाल है 7वां वाला, दो खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है 4/5, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। जब ऐसा सवाल आता है ना तो उसमें क्या करना होता है कि हम जैसे जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि प्रायिकता का मान इस ऐसे वाला सवाल में प्रायिकता का मान 1 होता है। ठीक है, और जब 4/5 पहले से मान दे रखा है ना, और आपको श्याम के जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो 1 में से अगर 4/5 अपने चले जाएंगे तो शाम की जीतने की प्रायिकता भी आपको मिल जाएगी, है ना। तो इसको कैसे करना है, जैसे आपका 1 है, 1 में से आपको निकाल लेने हैं 4/5। जब 1 में से 4/5 निकाल देंगे ना तो आपके आंसर आ जाएंगे। देखिए इसका लघुत्तम ले लेना है, लघुत्तम लेंगे तो आपके इसके आंसर आएंगे 5 - 4 और इसके आंसर आ जाएंगे 1/5। तो यानी शाम की जितने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, शाम की जितने की प्रायिकता हो जाएगी 1/5। अगला प्रश्न है, दो कोई घन दे रखे हैं। ठीक है, मान लो एक घन है ये और एक घन है ये, दो घन दे रखे हैं। ठीक है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक की भुजा 2 सेंटीमीटर है, यानी हर एक घन, ये 2 घन है, प्रत्येक इसकी भी भुजा 2 सेंटीमीटर है, इसकी भी भुजा 2 सेंटीमीटर है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है। जब इनके संलग्न जो फलक हैं इनको मिलाकर जब एक घन बनाया जाता है वो भी ठोस, तो इसमें प्राप्त घन आपका आयतन ज्ञात करना होता है। तो जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो देखिए किस प्रकार की स्थिति बनती है। ठीक है, पहले तो आपको देखना है, इसमें बता रखा है कि घनाभ का आयतन ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि घनाभ के आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो घनाभ का अगर आयतन ज्ञात करना है तो घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है L/B/H, यानी अगर आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पता है तो आप घनाभ का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। सवाल में जैसा बताया गया है कि दो कोई ठोस घन हैं और उनको जब आपस में मिलाया जाता है तो इस प्रकार की आकृति बनती घनाभ की, जिसमें इसमें प्रत्येक घन की भुजा कितनी दे रखी 2 सेंटीमीटर। अगर ये अब घनाभ की आकृति बन रही है तो इसमें हम देखते हैं तो हमारी ये जो लंबाई है ये कितने निकल के आती है, ये 2 हैं, ये 2 हैं, तो अपनी लंबाई कितनी निकल के आ गई, लंबाई निकल के आ गई 4। चौड़ाई की अगर बात करते हैं तो चौड़ाई ये वाली होती है और ये हमें यहाँ पर 2 ही हैं तो हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे, और ऊंचाई ऊंचाई भी ये और ये भी यहीं पर सेम है, पहले वाले ही हैं तो हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे। और जब हम इसका गुणा करवाएंगे तो 16 अपने आंसर निकल के आएंगे। ठीक है, 16 सेंटीमीटर क्यूब आंसर निकल के आएंगे, इस प्रकार होगा ये। ठीक है, अगला प्रश्न है 9वां, प्रथम 10 धनात्मक विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य जो है वह आपको ज्ञात करना है। प्रथम वो भी 10, वो भी धनात्मक वाली और वो भी विषम प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो होती है वह 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो भी विषम वाली निकालनी है आपको, वो भी प्रथम 10। तो देखिए इनका भी आपको क्या ज्ञात करना है, समांतर में आते ज्ञात करना है। तो देखिए प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्या निकालनी है, वो भी धनात्मक वाली। तो देखिए विषम प्राकृत संख्या वो भी प्रथम 10, तो 1 आ जाएगी, 1 आ जाएगी आपकी 3, 1 आ जाएगी आपके 5 7 9 11 आ जाएगी, 13 और 1 आ जाएगी आपके 13 के बाद 15, 15 के बाद आ जाएगी 17 और 17 के बाद आ जाएगी 19। ये
कितनी संख्याएं 10 हैं तो हम 10 का भाग लगा देंगे। अगर समांतर माध्य ज्ञात करना है तो समांतर माध्य ज्ञात करने का सिंपल सूत्र क्या होता है कि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण हमारे ये हैं, इनका हमें योग कर लेना है, और इनकी जितनी भी संख्या होती है इनका इसमें भाग दे देना है। तो इन सब का योग आ रहा है 100, और 100 में जब हम 10 का भाग देते हैं तो अपना आंसर निकल के आते हैं 10। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, एक थैले में 6 लाल व 7 सफ़ेद गेंदे हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है। निकाले गए गेंद की सफ़ेद होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप बताइए कि टोटली थैले में कितनी गेंदें हैं? 13। तो नीचे आपके यहाँ कितने आ जाएंगे? 13। अब इसमें से आपको सफ़ेद होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सफ़ेद गेंदें कितनी है? 7। तो 7 आपको ऊपर लिख लेनी है, बस ये आ जाएगा आपके आंसर। ठीक। अगला प्रश्न है, यदि एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 50 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उस अर्धगोले की आपको क्या ज्ञात करनी है? उस अर्धगोले की आपको ज्ञात करनी है त्रिज्या। ठीक है। तो इसमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो मैंने कहा क्या कि जो चीज़ दे रखी होती है वही सूत्र लगाते हैं। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr²। ठीक है। क्या होता है? 2πr²। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले से ही दे रखा है। कितना है? वो है 50 पाई। और अब आपको इसमें क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो करना कुछ नहीं है आपको, देखिए ये जो 2π है आपको r² को इधर ही रखना है। 2π जो इसकी गुणे में है इधर आपको ले आना है इसके भाग में। तो पई से पई कट हो जाएगा, तो उसे 50 कट हो जाएगा 25 बार। तो r जो है जो स्क्वायर है वो इधर आके अंडर रूट में लग जाएगा किसके? 25 के, और इसका आंसर आ गया 5। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी आपकी? 5। अगला प्रश्न है, यदि 5 7 ये डेटा दे रखा है का समांतर माध्य 6 है तो आपको इसमें x का मान ज्ञात करना है। और समांतर माध्य का अगर सिंपल फॉर्म अगर सूत्र निकालना है तो उसका सूत्र क्या होगा? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, वो सूत्र होता है। तो ये प्रेक्षण दे रखे, इनका हमें योग ज्ञात कर लेना है और अपन में इनकी संख्या का भाग दे लेना है। देखिए समांतर माध्य का सूत्र जो है वो होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है। और समांतर माध्य यानी समांतर माध्य को हम एक बाहर से डिनोट कर सकते हैं। ये रहा, इन सब का आपको योग करना है, यानी 5 + 7 + 9 + 4 + 3 + x + 2 करना है। और अपन में जितनी भी संख्याएं हैं कितनी हैं? 1 2 3 4 5 और ये पूरी 1 है तो 6। तो 6 का भाग दे देंगे। और इसमें बताया गया है कि समांतर माध्य पहले से दे रखा है और वो कितना है? 6 है। हम 6 लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है। और जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे कितने आंसर आ जाएंगे? इन सबको जोड़ने पर हमारे आंसर आते हैं 36। जोड़ लेते हैं, 5 7 12, 12 और 9 9 2 21, 21 और 4 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30। सॉरी कितने आते हैं? 30 आते हैं। तो 30/6। अब 6 इधर भाग में है तो इधर जाके गुणे में हो जाएंगे। 6 6 36 बराबर 30। सॉरी इधर 30 + x लिखना है आपको, और इधर आ जाएंगे 30 + x। जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हमारे आंसर आ जाएंगे 36 - 30 = 6। आंसर आपके निकल के आ जाएंगे। इस प्रकार आपको ये सवाल करना है। अगला प्रश्न दे रखा है चौथा वाला, संख्या 12 15 21 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। और अभाज्य गुणनखंड वाली विधि से आपको इसमें क्या ज्ञात करना है? HCF और LCM आपको ज्ञात करना है। चौथा प्रश्न जो है, चौथे प्रश्न में आपको जो है 12 15 और 21, तो 12 का भी निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, 15 का भी निकालना है और 21 का भी निकालना है। ठीक है। 12 का हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो यहाँ पर आपके आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। 15 का जब हम निकालेंगे तो आपके आ जाएंगे ये। 21 का जब हम निकालेंगे तो आपके आ जाएंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे 3। ठीक है।
अब HCF का मतलब क्या होता है, जो देखिए आप, HCF का मतलब होता है जो इन तीनों में कॉमन है, और कॉमन आपको क्या दिख रहा है, 3, तो HCF कितना हो जाएगा, 3। LCM जब आपको ज्ञात करना होता है तो LCM किसे ज्ञात करते हैं, है ना। तो LCM जो है वो क्या होता है कि जितनी भी संख्याएं आती है उनकी जो अधिकतम घातें होती हैं वो आपको LCM लिखनी होती है। कैसे, जैसे मान लो इसमें 2 की घात कितनी आ रही है, इसमें आ रही है 2 की घात 2 इंटू 3 की घात तो 1, इसमें 3 की घात 1, 5 की घात भी 1, और इसमें 3 की घात 1 और 7 की घात भी 1। तो इसमें क्या हो रहा है कि अधिकतम घातें आपको लेनी है और सभी संख्याओं का यूज़ करना है, जैसे 2 का भी यूज़ करना है, ठीक है। आपको जो जो संख्या है, 3 है, एक 3 का भी यूज़ करना है, 5 का भी आपको इसमें लिखना है, और 7 को भी इसमें लिखना है, जितनी भी संख्या है सभी लिखनी है, और उनकी अधिकतम घातें हमें यहाँ पर लिखनी है। तो 2 की तो आपको 2 यहाँ पर देखने को मिलेगी अधिकतम घात, 3 की 1 है, 5 की 1 है, और 7 की 1 ही है। इन सब का गुणा करवा लेना है। तो 2 दूनी 4, 4 को जब 5 धरी 15 और इंटू 7, तो 15 चौक 60, और 60 को जब 7 से कराते हैं तो कितने आते हैं, 420 आंसर। तो इसके आंसर कितने हो जाएंगे अपने, 420। अगला 5वां प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद 3x² - 5x + 9 के शून्य एल्फा और बीटा हो तो एल्फा प्लस बीटा तथा एल्फा बीटा आपको ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर आपको शून्यकों का योग ज्ञात करना है और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है, शून्यकों के योग का सूत्र होता है -b/a, ठीक है। और शून्यकों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है, शून्यकों के गुणनफल का सूत्र होता है c/a, ठीक है। तो इस बहुपद में आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपको b देखने को मिल रहा होगा, और b आपको देखने को मिल रहा होगा, कितना है b आपका, b है आपका -5। a कितना है, a आपको देखने को मिल रहा होगा 3, तो ये आपके निकल के आएगा 5/3। और c की अगर बात करते हैं तो c आपको देखने को मिल रहा होगा 9, और a है आपका 3। तो शून्यकों का योग जो है वह आपके कितना आ जाएगा, 5/3, और शून्यकों का गुणनफल कितना आ जाएगा, 9/3। इस प्रकार होगा ये। अगला प्रश्न है, विलोपन विधि का प्रयोग करना है और हमें इसमें संभव हल ज्ञात करने हैं। इन 2 समीकरणों का उपयोग करके हमें विलोपन विधि का उपयोग करना है। समीकरण देखिए, समीकरण है आपके 3x + 5y = 7, 3x + 5y = 7, और एक है 6x + y = -4, 6x + y = -4। जब विलोपन विधि से हल करते हैं तब इनमें क्या करना होता है कि आपको किसी भी एक समीकरण का जो प्रथम पद है इसको आपको दूसरे पद के समान करना होता है। इसमें हम क्या करेंगे, 3x हैं, इसको हम दूसरे पद 6x के समान कर लेंगे, दूसरे समीकरण के पहले पद के 6x के समान कर लेंगे। करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3x वाले को 2 से गुणा करना पड़ेगा, और जब आपको इसको 2 से गुणा करवा रहे हैं तो आपको इस पूरे समीकरण को भी 2 से गुणा करवाना होगा। तो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। समीकरण 1 को 2 से गुणा करवाने पर, और जब समीकरण 1 को आप 2 से गुणा करवाएंगे तो 3 दूनी 6x + 5 दूनी 10y और 7 दूनी 14, और समीकरण 2 को आपको ऐसे का ऐसा ही नीचे लिख लेना है। अब आपको क्या करना है कि चिन्ह चेंज कर लेने हैं, प्लस है तो यहाँ माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस लिख लेना है। फिर क्या करना है, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। अब इसमें जो है ये आपको देखने को मिल रहा होगा 10y, और ये हो गया माइनस का 1y, तो 10y में से माइनस के 1y जाएगा तो बचेगा आपका 9y, ठीक है। और बराबर में ये देखिए ये प्लस का हो जाएगा 4, तो 14, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 14 और 4 कितने हो जाएंगे, 18। तो y का मान आपके निकल के आ जाएगा कितना, 2। y का मान हम रख देते हैं, किसी भी समीकरण में रख दो चाहें, तो हम y का मान रख देते हैं समीकरण 1 में, ठीक है। तो y का मान
समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो ये समीकरण एक जो है 3x प्लस y का मान हम अभी रख लेते हैं, y का मान कितना आ रहा है 2, तो हम यहाँ पर 2 रख लेते हैं और ये कितना है 7। 3x प्लस 5 दूनी 10 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। 3x बराबर 7 माइनस 10 और ये आपके यहाँ आ जाएंगे। वापिस देखिए 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 आ रहा है और यहाँ पर 3x प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 7। 3x 5 दूनी 10, 7 7 माइनस 10, तो यहाँ पर आपके आ जाएंगे माइनस के 3 और माइनस के 3 और ये इसके 3 गुणा में, तो इधर आपके भाग में आ जाएंगे और इसके आंसर आ जाएंगे माइनस के 1। इस प्रकार इसके आंसर आ जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार करना है आपको इसको। ये जो है इसके 10 को 2 से 20 और 14, 20 14 माइनस, हाँ ठीक है ना, आपके माइनस 1 ही आएंगे इसमें। अगला प्रश्न, ये समांतर श्रेणी दे रखी है, इसमें हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है और जब हम इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी होती है ना कभी किसी भी समांतर श्रेणी में, तो जब सूत्र लगाया जाता है वो लगाया जाता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू ये d वाला सूत्र लगाया जाता है। इसमें an का मतलब होता है अंतिम पद और अंतिम पद आपको इसमें क्या है 205, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं 205। a पहला पद कितना है 7 प्लस n हमें ज्ञात नहीं है, ज्ञात करना है तो n का n लिख लिया। d क्या होता है, d को a2 माइनस a1 करो, a3 माइनस a2 करो, a2 माइनस a1 करते हैं तो 13 में से 7 जाते हैं तो बचते हैं 3 और 3 6, तो आपका d कितना आ जाएगा 6। बस आपको अब इसको सॉल्व कर लेना है ना। तो n माइनस 1 को इस 6 से गुणा करवाते हैं तो यहाँ पर तो 6n और यहाँ पर 6 आ जाएंगे, ठीक है। और 7 ये प्लस के हैं और ये 6 माइनस के हैं, 7 माइनस 6 1 प्लस 6n आ जाएंगे। जब 205 में से 1 इधर आ जाएगा पक्षांतर होके और इधर 6n हो जाएंगे, इधर 204 हो जाएगा, 6n हो जाएंगे। अब क्या होगा कि जो है n बराबर 204 में आपको 6 का भाग दे देना है और आंसर आ जाएंगे आपके 6 3 18 और 6 चौक 24। तो पदों की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ पर 34 आ जाएगी। अगला प्रश्न है 8वें में ये आकृति दे रखी है और इसमें बताया गया कि DE समानांतर BC और इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें आपको प्रमेय का यूज़ करना पड़ेगा और एक प्रमेय का यूज़ होते हुए जब बताया गया कि जब दोनों रेखाएं यहाँ पर समानांतर दे रखी होती है ना, तब जो त्रिभुज होता है उसकी ये जो भुजाएं होती हैं ये अनुपातों में विभाजित हो जाती है। कैसे अनुपातों में विभाजित हो जाती है, जो देखिए ये जो है ना ऐसे विभाजित हो जाती है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ऐसे इन अनुपातों में विभाजित हो जाती है। बस अब AD का मान आपको क्या आ रहा है x प्लस 2, तो x प्लस 2 रखो। DB का मान आ रहा है 6, AE का मान कितना आ रहा है 4 और EC का मान कितना आ रहा है 8। बस आपको यहाँ पर क्रॉस गुणा करवा लेना है। जब क्रॉस गुणा करवाएंगे तो x प्लस 2 को कोष्टक में रख देते हैं, यहाँ पर 8 और 6 को 4 से। अब क्या करना है, 8 को x से 8x, 8 दूनी 16, 6 चौक 24 और 8x बराबर 24 माइनस 16, 24 में से 16 जाते हैं तो बचते हैं 4 और 4 8, तो x बराबर 8 अपॉन 8 और x बराबर आपका मान कितना आ जाएगा 1। तो इस सवाल पूछा गया था कि आपको x का मान ज्ञात करना है और हमने कर लिया कि x का मान कितना आया 1। 9वां प्रश्न, बिंदुओं 5 3 और -3 -2 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। हमें इसमें x अक्ष द्वारा कौन से अनुपात में विभाजित हुआ है वो ज्ञात करना है ना। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, x अक्ष द्वारा जब आपको अनुपात में विभाजित करना होता है ना, तब आपको क्या करना होता है कि जो x अक्ष द्वारा जब आप अनुपात में विभाजित करते हैं तो एक आपको x का x लिखना होता है, लेकिन y की जगह आपके क्या हो जाता है 0 आ जाता है।
बाकी दो जो निर्देशांक हैं आपको पहले से दे रखे हैं, एक तो है 5 3 और एक -3 और -2। एक तो निर्देशांक आपके आ जाएंगे 5 3 वाले और एक आ जाएंगे -3 -2 वाले। ये निर्देशांक जो है वो आपको पहले से दे रखे होते हैं। इसमें अनुपातों में विभाजित करने वाला आपको सूत्र लगाना होता है। इस सवाल में जो है आपको ये x है, ये y है, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है 3 और ये y2 है -2, बस। और सूत्र लगा के आपको इस सवाल को इसमें सोल्व करना होता है। इसमें जो है हमें y वाला जो है ये दे रखा है, x1 नहीं है, ये x कोमा है, ठीक है। तो y 0 दे रखा है, तो y पहले दे रखा है ना, तो जो दे रखा है होता है ना वही हम सूत्र लगाते हैं। तो हमें y वाला ही सूत्र लगाना है इसमें, और y वाला सूत्र है y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब क्या करना है, आपको y जो है पहले से दे रखा है, y कितना है 0, ठीक है। और m1 जो है, m1 आपको ज्ञात करना है, तो m1 का हम यहाँ पर m1 ही लिखेंगे इनटू y2 आपको दे रखा है -2 प्लस m2 इंटू y1 आपको देखने को मिल रहा होगा 3 और m1 और m2 नीचे। ऐसा कैसे लिख लेना है, क्यों लिखना है, क्योंकि हमें m1 और m2 पता नहीं, क्योंकि हमें ये ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब 0 से m1 और m2 का गुणा होता है तो तब 0 ही आ जाता है, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू -2 m1 प्लस 3 m2। जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तब क्या होगा, जो देखिए ये हो जाएगा 2m1 इज इक्वल टू इसके आ जाएंगे 3m2, इस प्रकार आ जाएगा। और फिर क्या होगा कि m1 अपॉन m2 हो जाएगा और 3/2 हो जाएगा, यानी m1 तो आ जाएगा 3, m2 आ जाएगा 2, तो इसका जो अनुपात है कितना आ जाएगा 3:2, ऐसा आ जाएगा। अगला प्रश्न है, ये सवाल दे रखा है, इस सवाल का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसको क्या करते हैं हम इसी में कर देते हैं। देखिए 4 हैं तो 4 के हमने 4 लिख दिए, ठीक है, इंटू कोट 45 का मान कितना आता है 1, तो 1 और उसका भी क्या करना है हमें स्क्वायर, तो स्क्वायर कर लेंगे, माइनस सेक 60 का मान कितना होता है, सेक 60 का मान होता है 2 का आपको यहाँ पर क्या करना है स्क्वायर, माइनस प्लस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो √3/2 और इसका भी क्या कर लेना है आपको यहाँ पर स्क्वायर कर लेना है। अब इसके तो ना आंसर निकल के आएंगे 4, इसके निकल के आएंगे 4, इसके निकल के आएंगे 3, √3 को √3 से 3/4, 4 से ये 4 कट जाएंगे और आंसर निकल के अपने आप कितने आ जाएंगे 3/4। अगला प्रश्न है, 12 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। मान लीजिए ये कोई सीढ़ी है, ठीक है, और ये सीढ़ी कितनी लंबी है, ये सीढ़ी लंबी है 12 मीटर, ठीक। एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर, मान लो ये ऊर्ध्वाधर दीवार है और ये इसके शिखर तक पहुंचती है। यदि हम सीढ़ी के दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की आपको क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब आपको ये ज्ञात करनी है, मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको इसमें ज्ञात करना है आपको ये जो कोण है, आप यहाँ नहीं, आपको इसमें यहाँ बना लेना है, ये यहाँ, ठीक है। तब आपको इसमें क्या ज्ञात करना है, ये है आपका लंब, ये है आपका आधार और ये है आपका कर्ण। तो लंब और कर्ण वाले संबंध वाला को देखना है हमें, कौन से सूत्र में, इस सूत्र में। तो लंब और कर्ण का संबंध सबसे पहले ही दे रखा है किसमें, साइन थीटा में, ठीक है।
तो साइन, और वो साइन कितना है हमें दे रखा है 60, लंब अपॉन कर्ण, और साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। लंब जो हमें ज्ञात करना है तो हमेशा कैसे लिख लेंगे, कर्ण जो हमें दे रखा है 12। तो आपको 12 को अब इधर कोस गुणा होंगे तो 12 का इससे तो 12 √3 आ जाएगा, और इसकी 2l हो जाएगा। अब 2 हैं तो वो इधर आ जाएगा पक्षांतर होके, ठीक है, और इसका इसमें भाग लग जाएगा, और इस प्रकार लंब आपके कितना निकल के आ जाएगा, लंब आपके निकल के आ जाएगा 6 ठीक है। बस अब जैसे मान लो ये सवाल दे रखा है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, सिद्ध कीजिए कि AB + CD = AD + BC। आपको इस सवाल को कैसे करना है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें जो है ना ये आपके लग रही है स्पर्श रेखा वाली प्रमेय। मतलब यूँ कि मान लो कोई वृत्त है और उसके बाहर कोई बिंदु दिया हुआ है और वहाँ से अगर स्पर्श रेखाएं खींची गई है तो वो बराबर होती है। इसी सूत्र को या इसी प्रमेय को आपको मद्देनजर रखते हुए ये सवाल सोल्व हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा सोल्व, देखिए ये जो है मान लो आपका ए बिंदु है, इस ए बिंदु में मान लो यहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं इस वृत्त पर ये वाली AP और AS खींची गई है। तो ये खींची गई है तो इसमें हम देख सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई AP और AS बराबर हैं, है ना, तो AP और AS बराबर है, ऐसा हम इसमें कह सकते हैं, है ना। बी बिंदु से देखें तो BP और BQ बराबर हैं, BP और BQ बराबर हैं, और C वाले में देखें, है ना, तो C वाले में हम देखें तो CR और CQ बराबर हैं, CR और CQ बराबर हैं, CR और CQ बराबर हैं। और जब हम D वाले में देखें तो DR और DS बराबर हैं। ये आपका समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4। जब हम इन चारों समीकरणों को जोड़ते हैं तब आपकी स्थिति किस प्रकार बनती है, जो देखिए AP + BP + CR + DR = AS + BQ + CQ + DS। अब इसमें देखिए AP और BP ये दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रही है, AB का, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा AB। CR और DR दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रही है, CD का, तो यहाँ आपके आ जाएगा CD। AS और BQ किसका निर्माण कर रही है, यहाँ पर आपको AS और DS को देखना है, AS और DS ये दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रही है, AD का, AS और DS AD का, और BQ और CQ किसका निर्माण कर रही है, BC का। और ये देखिए आपको यही सिद्ध करना था, ये और ये सेम है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 50 डिग्री है, यदि चाप की लंबाई 5 π सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। यानी आपको इसमें चाप की लंबाई वाला ही सूत्र लगाना है जो पहले आपने लगाया था। चाप की लंबाई = θ/360 डिग्री × 2πr। अब आपको इसमें चाप की लंबाई जो है वह पहले से दे रखी है, कितनी है 5 π, थीटा आपको दे रखा है 50 डिग्री और 360 × 2 × 22/7, और आर आपको इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए 2 से 360 कट जाएगा 180 बार, 180 से 22 कट जाएगा इधर 11 और इधर 90 बार, और ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी ये तो आ जाएंगे 11 5 55 और ये आ जाएंगे 9 7 63 × R
सॉरी, इसको आपको ऐसे नहीं करना था, इसमें पाई का मान आपको वैसे का वैसे ही रखना था, क्योंकि इधर पाई दे रखा है ना, इसलिए, है ना। ये देखिए इसमें जो है थीटा 50 दे रखा है अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई का पाई और इंटू आर का आर, है ना। अब आपको ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 से 36 18 बार कट जाएगा, और ये जो है ना 5/18 ये हो जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर पाई आ जाएगा, और यहाँ पर आर आ जाएगा, और यहाँ पर 5 पाई आ जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो है पाई जो है वह इधर गुणा में है, तो हम इधर इसको भाग में ले आते हैं और इसको ऐसा का ऐसा ही रहने देते हैं। अब क्या होगा कि ये पाई से पाई कट जाएगा, इधर 5 ही बचेगा। अब इधर ये 5 बचा, जो कि 5/18 जो है इसके गुणे में है, तो इधर आ जाएगा, तो इसके भी गुणे में हो, भाग में हो जाएगा, और भाग को जब गुणा में बदलेंगे तो 5/18 का क्या हो जाएगा 18/5, और जब 18/5 होगा तो 5 से 5 कट जाएगा, और आर बराबर अपने कितने आंसर आ जाएंगे 18। तो त्रिज्या आपकी कितनी आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगले में अथवा में दे रखे तो हम ये वाला कर लेते हैं कि एक समान श्रेणी में 60 पद दे रखे हैं, प्रथम पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, और 32वां पद ज्ञात करना है ना। ऐसा ज्ञात कर, इस वाले में क्या करना पड़ता है आपको, ए वाला ही सूत्र लगाना पड़ता है। देखिए इसमें आपको जो है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करना है। इस सवाल में जो है आपको ए एन पहले से दे रखा है, कितना है 125, तो आपको 125 लिख लेना है। ए भी दे रखा है, ए है 7, एन दे रखा है, एन कितना है 60 माइनस 1 इंटू डी ज्ञात करना है। तो आपको इसमें करना कुछ नहीं है, इसको सोल्व कर लेना है। इसके 59 डी निकल के आंसर आ जाएंगे, 125 में से इधर 7 चले जाएंगे, इधर 59 डी आ जाएंगे, इसके इधर 118 आ जाएंगे, इसमें 59 डी आ जाएंगे, और डी बराबर अपने आ जाएंगे 118/59, और आंसर डी बराबर कितने निकल के आ जाएंगे, डी बराबर आपके आंसर निकल के आ जाएंगे 2। अब आपको डी जब पता चल गया तो इसमें आपको 32वां पद ज्ञात करना है। 32वां पद ज्ञात करना है तब भी आपको सूत्र इसी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और इस सूत्र का इस्तेमाल करते हुए आपको ए 32वां पद ज्ञात करना है ना। ए कितना है अपने 7, तो 7 लिख लिया, एन 60 माइनस 1, डी हमें पता चल गया। अब क्या करना है 7 प्लस 59 को हमें 2 से गुणा करवाना है, और जब 59 को 2 से गुणा करवाते हैं, सॉरी यहाँ आपको 60 नहीं आएगा, यहाँ पर आपको 32वां पद ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पर 32 आएंगे, 32 में से 1 चला जाएगा तो आपके इधर बचेगा 31, और 31 को जब 2 से गुणा करवाते हैं तो आंसर आते हैं 62, और 62 और 2 जब हम जोड़ते 62 और 7 जब हम जोड़ते हैं तो आंसर आते हैं 69। इस प्रकार आपको इसको करना है। ठीक है, अगला है 15वां। 15वें में हम अथवा वाला कर रहे हैं कि बिंदु ए के आपको निर्देशांक ज्ञात करने हैं, जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र दे रखा है, और बी के निर्देशांक दे रखे हैं। ए के निर्देशांक आपको इस सवाल में ज्ञात करने हैं। देखिए मान लीजिए ये आपका कोई वृत्त है, मान लीजिए कि ये आपका कोई वृत्त है, और इस वृत्त में मान लीजिए ये आपका व्यास है और ये भी व्यास है। इसमें जो है केंद्र जो है इसका इसके निर्देशांक दे रखे हैं, और इसके निर्देशांक कितने हैं 2 और -3। बी के निर्देशांक भी दे रखे हैं 1 और 4। आपको ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ए को हम मान सकते हैं x1 और y1 वाले निर्देशांक। बस इसमें क्या करते हैं हम अनुपात वाले सूत्र का इस्तेमाल करके हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें अनुपात पता होना चाहिए ऐसे वाले में। और अनुपात की अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए ये व्यास है तो आधी अपनी त्रिज्या हो जाएगी, और जब ये आधा इधर है आधा इधर है ऐसा बटा हुआ है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1:1 में बटा हुआ है ना। और फिर हम जो है सूत्र का इस्तेमाल करके इसको ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए सूत्र है आपका ये कि x बराबर m1 x2
m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। इस सवाल में है ना, इस सवाल में ये दो जो हैं x हैं, -3y हैं, एक x2 है और 4y2 है। x आपको क्या है, x आपको देखने को मिल रहा होगा 2। m1 कितना है, m1 जो है 1 है, इंटू x2 कितना है, x2 है 1, m2 कितना है वो भी 1 है, और x1 कितना है, x1 हमें ज्ञात करना है, तो वही का वही लिखेंगे। m1 भी 1 है और m2 भी 1 है। अब क्या होगा, 2, 1 को 1 से 1 और इधर x1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2। जब 2 इधर जाएंगे तो इससे गुणा हो जाएंगे, 4 आ जाएंगे, और इस प्रकार x1 का मान आपका आ जाएगा 4 - 1, कितना आ जाएगा 3। उसी प्रकार से आपको इसमें 3 आ जाएगा, और उसी प्रकार से आपको जो है इस y वाले में निकालने हैं। y वाले में निकालने हैं तो आपको इधर y वाला सूत्र लगा देना है, y वाला सूत्र लगा देना है, तो y जो है m1 y2 m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इसमें y आपका दे रखा है कितना है, -3, m1 1, y2 कितना है, y2 है 4, m2 कितना है 1, y1 कितना है, y1 है, y1 ही है, ये मैं ज्ञात करना है, और अपॉन m1 1 और m2 1, तो -3, 4 को 1 से 4, y को 1 से y1 को y1 को 1 से y1, 1 2 जब इधर आएंगे गुणा होंगे तो ये आ जाएंगे -6 और ये हो जाएंगे 4 प्लस y1। अब क्या होगा, -6 -4 हो जाएंगे और ये y1 हो जाएंगे, और y1 का मान आपके आ जाएगा 6 और 4 10 -10, तो y1 का मान अपना कितना हो जाएगा, -10। ये प्रश्न भी हो गया आपका। अगला प्रश्न है 16वें में आपको क्या करना है, अथवा वाला ही कर लेंगे। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ये हमें सिद्ध करना है, और ये सिद्ध कैसे करेंगे, जो देखिए। मान लीजिए कोई भी एक वृत्त दे रखा है, ठीक है, और वृत्त के मान लीजिए बाहर कोई एक बिंदु दे रखा है, और ये बिंदु हम मान लेते हैं कि ये P है, और इस P बिंदु से जब वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींच जाती है, एक ऐसे और एक ऐसे, तब बताया गया है कि ये जो स्पर्श रेखाएं हैं जब खींची जाती है तो ये दोनों क्या हो जाती है, बराबर होती है। ऐसा हमें बताना है, ठीक है। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको एक O केंद्र मान लेना है, और इस केंद्र को आपको इससे और इसको इससे आपको मिला देना है, और यहाँ पर आप Q लिख सकते हैं, यहाँ पर R लिख सकते हैं, और आपको क्या करना है, इसको भी इससे मिला देना है। ये चीज़ पहले आपको कर लेनी है। अब क्या करना है आपको इसमें, जो देखी है, ठीक है, ये दोनों आपको सिद्ध क्या करना है, जो देखिए आपको इसमें सिद्ध करना है PQ बराबर PR। ये सिद्ध करना है कि PQ और PR जो हैं ये दोनों बराबर हैं। ये कैसे सिद्ध होगा, जब ये दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से, OQP और ROP, ये जब दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे तो ये दोनों भुजाएं भी इसकी सर्वांग सम हो जाएगी। तो क्या करते हैं, हम इन दोनों त्रिभुजों को सबसे पहले सर्वांग सम कर लेते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज OQP व त्रिभुज ORP में, इसमें हम अगर देखें तो कोण Q और कोण R समकोण है। क्या कारण है कि ये समकोण है, ये एक प्रमेय से हमें समकोण नजर आते हैं। प्रमेय है कि जब वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में मिलती है तब वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, इस कारण Q और R जो है 90 डिग्री के हैं, ठीक। फिर जो है OQ, भुजा OQ और भुजा OR, ये दोनों भी बराबर है, क्योंकि ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, और वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। फिर OP जो है वो आपको इन दोनों त्रिभुजों में देखने को मिल रहा होगा, जो कि क्या है, उभयनिष्ठ है ना। तो OP क्या हो गया, उभयनिष्ठ। तो आपको इन दोनों त्रिभुजों में तीन चीज़ें जो हैं आपको बराबर मिल रही है, और बराबर मिलने के कारण ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, OQP सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज ORP से।
सर्वांग सम अगर हो गए तो हम कह सकते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों की सर्वांग सम त्रिभुजों की भुजाएं जो होती है वह बराबर होती है। तो इस प्रकार पी क्यू इज इक्वल टू पी आर हो जाता है। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में जो है आपको ये वाला हम कर लेंगे। इसमें हमें क्या क्या याद करना है, माध्य ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको एक्स वाली रो बना लेनी है। सबसे पहले आपको इसमें एक्स वाली रो बना लेनी है और एक्स वाली रो है 5 6 7 8 9 10 11। 5 6 7 8 9 10 11 एक्स वाली रो है ये। और एक है एफ वाली रो। एफ वाली रो है 5 8 9 12 6 6 4। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको इसमें एफ एक्स कर लेना है। एफ एक्स, एफ को एक्स से गुणा, 5 5 25, 6 8 48, 7 9 63, 12 8 96, 6 9 54, 10 संग 60 और 11 चौक 44। ये करने के बाद आपको एफ एक्स कर लेना है। ठीक है, यानी समेशन एफ एक्स कर लेना है, सॉरी। ठीक है, तो समेशन एफ एक्स कितना आ रहा है, समेशन एफ एक्स अपना निकल के आ रहा है 390। और एक चीज़ आपको और करनी है, समेशन एफ भी करना है। और समेशन एफ कितना आ रहा है 50। जब आपको माध्य ज्ञात करना होता है तो माध्य ज्ञात करने का सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है एक्स बार समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ एक्स आ रहा है अपना 390, समेशन एफ आ रहा है 50। जब ये 0 से 0 कट हो जाते हैं, जब 39 में 5 का भाग देते हैं तो अपने आंसर निकल के आते हैं 7.8। तो माध्य कितना आ जाएगा 7.8। अगला प्रश्न है 18। इसमें ये कर लेते हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो है आपको कितना देखने को मिल रहा है, वर्गों का योग आपको देखने को मिल रहा है 365। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं। मान लीजिए एक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, मान लीजिए कि एक धनात्मक क्रमागत जो पूर्णांक है वह है x, तो दूसरा होगा x+1। ठीक है, ये दोनों हो गए। इसमें हमें लिखना है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो इसका भी आपको वर्ग कर लेना है और इसका भी आपको वर्ग कर लेना है, और वो कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग 365 हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन इसको आपको एक सर्व समीकरण से सोल्व करना पड़ेगा। तो वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab वाली से। तो 2a है एक्स और b है एक, तो एक्स को एक से एक्स प्लस एक का स्क्वायर मतलब एक ही आ जाएगा, और इधर आपके 365 आ जाएंगे। ठीक है, फिर क्या करना है कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों जुड़ जाएंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएंगे, और इधर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। फिर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये जो 364 हैं ये क्या हो जाएंगे, इधर आ जाएंगे, तो ये सॉरी 365 हो जाएंगे। और फिर इसको सोल्व करेंगे तो आएंगे प्लस 2x माइनस 364 हो जाएंगे। अब आपको इस समीकरण को सॉल्व करना है। इसमें इसको इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन सब में दो दो का भाग दे देते हैं। इसमें 2 का भाग देते हैं तो एक्स स्क्वायर आता है, इसमें x आता है, और इसमें निकल के आता है आपका 182। जब हम इनके गुणनखंड करते हैं तब हमारे निकल के आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182। फिर इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है तो इधर x बच गया, इधर 14 बच गया। इसमें कॉमन क्या है, 13 कॉमन है, x माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और यहाँ पर 14 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 14 और इसको x माइनस 13। तो x प्लस 14 इज इक्वल टू हम 0 रख देते हैं तो हमारे x बराबर -14 आंसर आ जाएंगे। और जब हम x माइनस 13 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर अपने आंसर कितने आ जाएंगे 13। तो हमारे x ज्ञात हो जाएंगे इस प्रकार। ठीक है, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं, है ना। तो एक तो अपना कितना निकल के आ जाएगा 13, और दूसरा कितना आ जाएगा 13 प्लस 1 14। ठीक है।
ए से निकल के आ जाएंगे। इसमें जो माइनस वाला है ना, इसको तवज़ुन नहीं दिया जाता है, ठीक है, इसको नहीं माना जाता है। अगला है 19 वाला प्रश्न। इसमें ये वाला हम कर लेते हैं, ठीक है। इसमें जो है ये वाला हम कर लेते हैं। ये हैं 1/1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। ये हम इसी में सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये जो सवाल है, ठीक है, तो इसमें क्या करने हमें इसका लघुत्तम ले लेना है। लघुत्तम लेंगे तो ये भी लिखा जाएगा और ये भी लिखा जाएगा। जब इस पूरे में इसका भाग देंगे तो ये से ये कट जाएगा, यही बचेगा। इसको 1 से गुणा करवाने पर हमारे यही आएगा 1 माइनस साइन थीटा। प्लस का निशान लगा रखा है तो यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे। 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कट जाएगा और यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा ही बच जाएगा। अब जब आप इसकी कोष्ठक खोलते हैं तो इस प्रकार की स्थिति बनती है, जो देखिए आप। अब ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कट हो जाएंगे, ठीक है। और एक बार नीचे आप ये लिख लीजिए। ये लिखने से पहले ये देखिए आप a प्लस बी और a माइनस बी इसमें ही हो रहा है, तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कर देंगे और साइन स्क्वायर थीटा कर लेंगे हम, ठीक है। 1 और 1 2 हो जाएंगे और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपने कितने आ जाएंगे, कोस स्क्वायर थीटा आ जाएंगे। और जब इस प्रकार की स्थिति हो तो इसको हम लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर थीटा, और यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। इस प्रश्न में आपको क्या ज्ञात करना है, ये वाला हम कर रहे हैं। और इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये सारणी उतारनी होगी। देखिए सारणी में आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, तो वर्ग अंतराल सबसे पहले उतारिए। वर्ग कितना दे रखा है, वर्ग दे रखा है 2 से 11, 11 से 20, 20 से 29, 29 से 38 और 38 से 47। और फिर आपको यहाँ पर इसमें दे रखा होगा बारंबारता का मतलब इसमें होता है f, और f दे रखा है 15, 16, 17, 12, 11, 15, 16, 17, 12, 11। इस सवाल में जो है आपको जो है इस सूत्र का इस्तेमाल करना है बहुलक ज्ञात करने का। ये सूत्र है और इस सूत्र का इस्तेमाल करते हुए आपको इस सवाल में बहुलक ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, जो आप देखिए। एल का मतलब होता है, जो देखिए एल का मतलब होता है, एक बार देखिए कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा आ रहा है, 17 आ रहा है, तो आपका ये बन जाएगा वर्ग। और इसमें आप देखिए कि एल का मतलब होता है वर्ग का बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा, तो वो आपकी कितनी है 20, तो हम यहाँ पर कितने लिखेंगे 20 लिखेंगे, ठीक है। प्लस F1, ये है आपका F1, ये है F0, ये है F2। जो बहुलक आता है वो आपका F1, फिर ये उसके ऊपर वाला F0 और नीचे वाला F2। F1 कितना है 17, F0 कितना है 16, 2 F1 17, F0 16, F2 12। H का मतलब होता है वर्ग अंतराल, कितना है 9 का। अब आपको इसको सोल्व कर लेना है। 17 में 16 गया तो 1, 17 2 34, 16 और 12 कितने हो जाते हैं, 16 और 10 26, 26 और 2 28, माइनस के 28 आ जाएंगे और इधर 9 हो जाएंगे। जब 34 में से 28 जाते हैं तो बचते हैं 2 और 4 6, 9, ये कट जाएंगे 3 के पहाड़े से 2 बार और ये 3 बार। और फिर हम क्या करेंगे 20 प्लस 3/2 कर लेंगे, है ना। अब 3 में 2 का भाग देते हैं तो अपना आंसर निकल के आते हैं 2 एकम 2, 1 बच गया 10 और 2 पंजे 10, तो 20 प्लस 1.5 करते हैं तो 21.5। बस आज की क्लास में इतना ही। अगले आने वाली क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।